इस वक्त हम दिल्ली के सुनहरी बाग रोड पर मौजूद हैं, जहां पर राहुल गांधी का आवास है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। इस वक्त प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज और बैरिकेड से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अंदर भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो ये पुलिस यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है। दरअसल प्रदर्शन इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से किया गया क्योंकि आज भारत मंडपम में जहां एआई समिट चल रहा है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी काफी आक्रामक दिख रही है। बीजेपी का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया था, जिसमें से 4 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की जो जांच पड़ताल है, पूछताछ है, वो दिल्ली पुलिस करेगी। आपको बताएं इस पूरे मामले पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से कल बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव जो है वो बीजेपी सुबह 10 बजे करते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष हुआ रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 8 वर्ष पुराने मानहानि के मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। दरअसल राहुल गांधी पर सुल्तानपुर के ही एक भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में एक प्रेस वार्ता के दौरान उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले को कोर्ट में पेश किया था, जिसमें कोर्ट ने 20 फरवरी की तारीख नियत की थी, जिसमें राहुल गांधी को खुद पेश होकर धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराना था। राहुल गांधी आज सुबह 10:40 पर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए और लगभग 20 मिनट से अधिक का समय उन्होंने कोर्ट परिसर के अंदर बिताया और अपना बयान दर्ज करवाया। 11:21 पर राहुल का काफिला दीवारी गेट से बाहर निकला, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने अपने पक्ष में उन्होंने कहा कि वह पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, उनको राजनीतिक द्वेष के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है। शरद कुमार श्रीवास्तव, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए जापान और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। माना जा रहा है कि 22 तारीख को वो सिंगापुर के लिए निकलेंगे और उसके बाद 25 और 26 तारीख को वो जापान में रहेंगे। सिंगापुर में कई निवेशकों के साथ मंथन के बाद वो जापान पहुंचेंगे और जापान में हाई स्पीड ट्रेन में सफर करेंगे। इस दौरान वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड की ट्रेन की संभावनाएं आखिर क्या हैं। यही नहीं, जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। लखनऊ से वुडन राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सराय काले खां एनसीआरटीसी के नमो भारत स्टेशन पर और यहाँ से अब मेरठ मोदीपुरम तक के लिए सीधा जो नमो भारत ट्रेन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और सबसे जो अहम सहूलियत यहाँ मिलने जा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल इस स्टेशन से यानी सराय काले खां से सीधा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी दी गई है, मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी भी दी गई है और उसके लिए सामने से रास्ता भी दिया गया है। यानी जो लोग बाहर से यहाँ आना चाहते हैं और सीधा मेरठ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो मेट्रो से भी आ सकते हैं। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ से वो आ सकते हैं। ये वो रास्ता है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कॉरिडोर आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से ये कॉरिडोर बनाया गया है। अगर बात करें टोटल किलोमीटर की तो यहाँ से लेकर और मेरठ के मोदीपुरम तक का जो इसका कॉरिडोर है वो 82 किलोमीटर का है जो बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
22 तारीख यानी परसों को हरी झंडी दिखाकर इस पूरे कॉरिडोर का ओपन कर देंगे और जनता के लिए, लाखों लोगों के लिए इसका जो फ़ायदा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर था वो पहले से ही संचालित था, लेकिन अब दिल्ली के सराय काले खां से लेकर सीधा मेरठ मोदीपुरम तक जो कॉरिडोर है 82 किलोमीटर का, वो बनकर तैयार है और उस पर अब नमो भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट दिल्ली, सराय काले खां, नमो भारत स्टेशन। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की देख रेख कर रही हाई पावर कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि मंदिर के अंदर अब मीडिया कवरेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। हाई पावर कमेटी के द्वारा कहा गया है कि मंदिर के अंदर सेवायतों को भी चेतावनी दी गई है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार कॉरिडोर के विरोध में जब खबरें चल रही थी तो उससे हाई पावर कमेटी आहत हो गई और उसके बाद उसने ये निर्णय लिया है। हाई पावर कमेटी के सदस्यों से जब सवाल किया कि होली पर जो पत्रकार हैं वो कवरेज कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वोट डालने बूथ पर कैसे जाते हैं उसी तरह आप मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से या सेवायतों से बात कर सकते हैं। सेवायतों का अगर आपको इंटरव्यू करना है तो आप मंदिर के अंदर नहीं, आप उनके घर जाकर करिए या फिर मंदिर के बाहर। मोहन में जाकर के न तो किसी हमारे मीडिया साथी वहाँ पर किसी का इंटरव्यू लेंगे और न तो कोई वहाँ गोस्वामी में केवल वही गोस्वामी जगमोहन में जाएगा जिसकी सेवा रहेगी। इसके अतिरिक्त और अन्य गोस्वामी वहाँ पर नहीं जाएंगे। मंदिर में भी कवरेज नहीं कर सकते? नहीं, मंदिर में कवरेज, मंदिर के बाहर जैसे ही श्रद्धालु निकलेंगे आप उनसे जो है पूछिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे बाइट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आप भी इस बात से सहमत हैं कि मंदिर के अंदर जगह इतना नहीं है कि वहाँ आप जो है 10-20 जो है पत्रकार पहुँच जाए, 10 मीडिया वाले पहुँच जाए और सब लोगों का बाइट लेना शुरू करें, सबका इंटरव्यू लेना शुरू करें, तो वहाँ पर जो है एक अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए कमेटी का निर्णय लिया गया कि आप लोग जो भी पूछना है लोगों से वो बाहर आपका कहते हैं उनसे पूछिए। अब इस फरमान को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हाई पावर कमेटी लोगों पर लगातार पाबंदी लगा रही है और उधर सेवायत लगातार हाई पावर कमेटी पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर की प्राचीन परंपराओं के साथ लगातार हाई पावर कमेटी छेड़छाड़ कर रही है। हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई और मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। बरेली की बहेड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय दंगों में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम तस्लीम और सोनू खान है। बताया जा रहा है कि ये वही आरोपी हैं। इन्होंने बरेली में 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर आइलम मोहम्मद के नाम पर जब भीड़ इकट्ठा की गई और उस भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था और पुलिस पर फायरिंग करी थी। यहाँ तक कि तेजाब भरे बोतलें पुलिस पर फेंकी गई थी, जबकि अब उनका खुलासा हो रहा है। इन लोगों ने भारी मात्रा में उनको हथियार मुहैया कराए थे। बरेली के झुमका तिराहे पर हथियार पहुंचाए गए थे और यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में उनकी सप्लाई की गई थी। भारी संख्या में ये हथियार यहाँ पहुंचाए गए थे बरेली में और जिनका पूरी मॉनिटरिंग मौलाना तौकीर रजा का जो खास करीबी था फरहद, ये दोनों लोग इस समय जेल में रहा और ये दोनों लोग ही बैठकर उस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका भी खुलासा हुआ है जब जो आरोपी है सोनू खान, इसकी जब कॉल डिटेल निकाली गई, इस कॉल डिटेल के आधार पर जब वो छानबीन की गई तो पता चला कि इसके तार इसके ही भाई से जुड़े हुए हैं और फरहद, और ये बड़े ही कुख्यात बदमाश हैं जिनको अब सलाखों के पीछे पुलिस ने भेज दिया है। लेकिन अब परत तो परत इनकी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और पूरे मामले का जो षड्यंत्र है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। फतेहपुर जिले में बता दें कि एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बता दें कि कुत्ते को मारने के बाद लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि पूरा मामला खागा कोतवाली स्थित एक गेस्ट हाउस का है, जहां बता दें कि प्रयागराज से लड़की पक्ष के लोग अपने रिश्तेदारों के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे, वहीं लड़का भी बारात लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा। शादी की रस्में हुई, अगवानी हुई और जयमाल हुआ, जिसके बाद जब चढ़ाव का नंबर आया तो लड़के पक्ष के लोगों ने कुत्ते को मार दिया। कुत्ते के भौंकने के बाद लड़की पक्ष के लोग नाराज हो गए और दोनों पक्षों में बवाल हो गया। जमकर लाठी डंडे चले, कुर्सियां चली, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
बता दें कि जब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस दोनों पक्षों को समझाते बुझाते हुए दोनों पक्षों को अपने अपने अलग अलग रास्ते पर भेज दिया है। ये कुत्ते को लेकर लड़ाई किए थे। अच्छा, कुत्ता लेकर आए थे, उसी में इनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और बाकी तनु केसरवानी जब उस समय मारपीट हो रही थी तब भी मेरे साथ खड़ी थी। उसने कहा था कि मैं सुमित के साथ जाऊंगी। फिर उसके बाद ये लोग कमरे में ले गए, उसको मारे पीटे हैं और ये अपने हाथ से मारपीट के करे हैं। इनकी जो चोट दिख रही है, इनको कोई मारा नहीं है। इनके पास जो वीडियो है उसमें स्वयं ये खुद देख लें कि जिस समय ये कमरा के अंदर थे उस समय इनके पास कोई ब्लड का वो नहीं था। क्या यहाँ जो कोतवाली आए हैं तो क्या यहाँ फैसला हुआ? फैसला अभी कुछ नहीं, फैसला पेंडिंग में है, चल रहा है, बातचीत चल रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, लड़की अगर जाने की चाहत है तो भाई जाए, चले हमारे साथ। नहीं जाना चाहती तो अपने घर जाए, लेकिन जो हमारा चढ़ाव का सामान है लगभग 8 लाख का वो हमको रिटर्न दिया जाए। लड़की बता दे कि प्रयागराज अपने माता पिता के साथ चली गई है, वही लड़का जो है अपने घर चला गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस गुप्ता के साथ मनीष पाल, न्यूज़ स्टेट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। देश भर में लगातार अलग अलग जगहों पर फर्जी विश्वविद्यालय का नेक्सस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर के यूजीसी ने खास तौर से विद्यार्थियों को गाइडलाइंस जारी करी है। 32 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं जो किसी भी तरीके से डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, जिसमें से करीब 4 उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हैं जो लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसे में यूजीसी की तरफ से साफ तौर पर छात्रों से अपील की गई है कि ये इन तमाम कॉलेजों को देख करके उनकी एफिलिएशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को भी देखें, जिससे कि किसी भी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उससे संबंधित जानकारियाँ भी उन तमाम विश्वविद्यालयों तक पहुँचाई जा रही हैं कि अगर कहीं पर भी रूल्स रेगुलेशन में बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें जल्द से जल्द दूर करें, और अगर उनके पास इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स कागजात नहीं हैं तो इस तरीके से अवैध रूप से इन फर्जी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान तथा शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। रायबरेली में पैन कार्ड के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल हरचंदपुर क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद साहिद, जो कि कुम्हार का काम करते हैं, गांव में मामूली रूप से रह करके मिट्टी के बर्तन और दीपक ये सब बनाया करते हैं, और लेकिन उनके घर 15 फरवरी को केंद्रीय जीएसटी की तरफ से डाक द्वारा एक नोटिस पहुंची, जिसमें कि उन्हें जीएसटी का कर बकाया बताया गया और उसको बताया गया कि 1,25,297 रुपये बकाया है। ये सुनकर शाहिद का पूरा परिवार सदमे में आ गया है। लेकिन जिस तरीके से शाहिद से बात की गई तो शाहिद ने बताया कि 5 साल पहले उनका आधार और पैन कार्ड खो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना नया पैन कार्ड और आधार बनवा लिया। लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरीके से अपने परिवार में रह रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और दीपक बनाते हैं, और परिवार बहुत ही गरीब है। नोटिस है 15 तारीख का, इसके बाद में फिर चला है वह का पढ़वाया, हम बहुत अनपढ़ आदमी हैं। इसके बाद में पढ़वान 1,25,000 रुपया हमारे पास टैक्स आवा है। कारोबार वही मिट्टी का हमारा पास है, वही बर्तन बनाते हैं, गरिया है, सुराही है, कुज्जा चाय वाले बनाते हैं, वही बना के अपन बच्चे जियाते हैं। हाँ, इसके बाद में न हमारे पास एको बिस्वा खेती है, न एको बिस्वा ज़मीन है मेरे पास। इस नोटिस को लेकर के पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। अमरेश पटेल, न्यूज़ स्टेट, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की सरकार को लगातार फर्जी तरीके से बिल बना करके अब तक करोड़ों का नुकसान किया जा चुका है। लिहाजा इसे लेकर के डीजी जो बिजली के हैं, इंटेलिजेंस के, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत करीब कई करोड़ रुपए की अब तक जो नुकसान हुआ उसके मद्देनज़र जो फर्जी तरीके से बिल बनाए जा रहे थे, इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। ये गिरोह लगातार इस तरीके से अपने पूरे काम को अंजाम दे रहा था और अलग अलग जगहों पर फर्जी बिल बना करके सरकार को क्षति पहुंचाने का काम भी कर रहा था। ऐसे में फिलहाल अब बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत लखनऊ और दिल्ली से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद अब इस पूरे मामले में, इस पूरे नेक्सस में जो भी लोग शामिल हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहना है। और ऐसे में जल्द ही सरकार को जो पूरी क्षति हुई उससे भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी द्वारा एक FIR लॉन्च कराया गया कि
केएस फर्म द्वारा बोगस तरीके से फर्म बना करके और बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर महानगर थाने की पुलिस, साइबर सेल और सर्विलांस सेल की टीमें सक्रिय हुई और आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक तो दीपक है, दूसरा प्रशांत है, तीसरा कैलाश मौर्य है। ये लोग फर्में बना करके और दूसरे को देते हैं। इसमें बड़े मात्रा में पंजाब के कई व्यापारियों द्वारा इस बोगस फर्मों से लेन देन करके करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया करके और जीएसटी की चोरी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तवांग में क्रिकेट मैच के दौरान जब मधुमक्खियों ने हमला किया तो एम्पायर की मौत हो गई। मधुमक्खियों का झुंड का हमला इतना तेज था कि एम्पायर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर राजस्थान से भी उस समय बड़ी खबर आई जब मालपुरा में एक शादी समारोह के दौरान भात भरने आए लोगों पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला कर दिया। इस झुंड के हमले से करीब 18 लोग घायल हो गए, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे कई लोग शामिल थे। तुरंत तमाम घायल लोगों को मालपुरा के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका इलाज उपचार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरीके से मधुमक्खियों के हमले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय भी है। हालांकि मालपुरा में हुए हमले के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड का हमला हुआ और उससे एम्पायर की मौत हुई, उससे राजस्थान के टोंक में भी बड़ी जो घटना हुई उससे लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि अब लोग बाग शादी समारोह और तमाम जश्न के कार्यक्रमों के दौरान इस तरह की सावधानियां जरूर बरतते नजर आ रहे हैं कि कहीं मधुमक्खियों का हमला फिर से ना हो जाए। ऐसे में लोगों में एक दहशत भी बनी हुई है कि जहां शादी समारोह है वहां पर कहीं मधुमक्खियों का झुंड तो नहीं लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस तरीके से मधुमक्खियों के हमले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद क्या आमजन सुरक्षित हैं, और अगर मधुमक्खियों के हमला होता है तो उसके बाद किस तरह का चिकित्सीय उपचार लिया जाना चाहिए, लोग इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि टोंक के अंदर हुए हमले के बाद में मधुमक्खियों से जिस तरीके से लोग घायल हैं उनका स्वास्थ्य कब तक सुधर पाता है। हालांकि इस बुरे अटैक में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब लोगों में यह दहशत और गहमा-गहम जरूर है कि मधुमक्खियों के हमले को लेकर किस तरह से सावधानियां बरती जाए। फिलहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि लोग बाग जश्न के माहौल के दौरान इस तरह की सावधानी जरूर बरतेंगे ताकि शादी की खुशियों में या जश्न की उत्साह के अंदर कोई खलल ना पड़े। मुंबई के कोस्टल रोड के बिल्कुल पास के वैभव अपार्टमेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बार मैं वैभव अपार्टमेंट से आपको कोस्टल रोड की तस्वीर दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर आपको ये तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और साथ ही यहाँ आसपास जो भी इमारत हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी शिकायत है कि कोस्टल रोड पर जो ये मेलोडी लेन बना है तब से ये लोग परेशान हैं। रात को ये ठीक से सो नहीं पाते, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ मैम है जो इस घर में रहती हैं, उनसे बात करते हैं क्या परेशानी हो रही है। मैम थोड़ा पास में आ जाइए। मैम आपका नाम क्या है? कविता चावला। कविता जी, जानना चाहेंगे कि ये जो मेलोडी लेन है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है, हर कोई एक्साइटेड है यहाँ से गाड़ी लेकर जाने के लिए, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत बड़ी परेशानी है। लिटरली हम लोग को रात को नींद नहीं आती है और जब सोने के लिए जा रहे हैं सोचते हैं कि एसी चलाएं कि विंडो बंद करें, और एसी सूट नहीं करता है तो विंडो खोलना पड़ता है। विंडो खोलते हैं तो आवाज़ आती है तो सो नहीं पाते हैं। तो क्या करें, रात को फुल नाइट हम लोग ये म्यूज़िक नहीं सुन सकते। गार्डन में लोग जाते हैं, बाजू में पार्क है, वहाँ पे शांति नहीं है, पूरा दिन चलता रहता है। रात को तो इतना इतना गंदा है कि और कोई साउंड नहीं आता है, सिर्फ जय हो आता है। और पूरा साल ये सुनने को मिलेगा हमको, बहुत गलत बात है। देखिए, तो जो रेसिडेंट्स यहाँ रहते हैं कोस्टल रोड के बिल्कुल बगल में,
बहुत सारे रिहायशी इमारत हैं यहाँ पर, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ रहते हैं। अब जो व्यू उनके लिए एक समय में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी, आज वो व्यू और ख़ास तौर पर ये जो मेलोडी लेन है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, ये यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। लिहाजा इन्होंने सरकार से शिकायत की है, बीएमसी से शिकायत की है और कहा जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।